नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत की मानक देशांतर रेखा है। दोस्तों, यहीं से भारत का समय निर्धारित होता है। दोस्तों यह रेखा जो है, यह देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखना है दोस्तों। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि वे संसाधन जो किसी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनका उपयोग अभी नहीं किया गया है, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, उनको कहा जाता है संभावित संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संभावित संसाधन। जैसे कि जम्मू कश्मीर में यूरेनियम का पाया जाना। मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है। दोस्तों, मुगल वास्तु शिल्प जो है फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी व भारतीय शैलियों का। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहा जाता है। दोस्तों, इसी को कहा जाता है धर्म निरपेक्षता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म निरपेक्षता। दोस्तों, धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य किसी एक धर्म विशेष में आस्था या विश्वास न रखने, बल्कि सभी धर्मों में एक समान भाव रखना है। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। दोस्तों, संसद भारत की संघीय विधायिका है, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनी है। कोई भी नया कानून सबसे पहले संसद में ही बनता है और वहीं पर पारित होता है। जब बहुत औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है। दोस्तों, उसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र प्रायः आवासीय इलाकों से दूर स्थित होता है। कृषि के एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वह कहलाती है। दोस्तों, उसको कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक कृषि। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन ए निर्वाह कृषि की बात करें तो निर्वाह कृषि उसको कहा जाता है जिसमें किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई खेती निर्वाह खेती कहलाती है या कृषि कहलाती है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन डी स्थानांतरित कृषि की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली कृषि है। इसको झूम कृषि भी कहा जाता है और कर्तन दहन कृषि स्लैश और बर्न खेती भी कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं, उन्हें कहते हैं। दोस्तों, उसको कहा जाता है अवसादी शैल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसादी शैल। दोस्तों, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान इत्यादि। दोस्तों, आगरा का किला जो है और दिल्ली का लाल किला, यह सभी बलुआ पत्थर का बना हुआ है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? दोस्तों, कर का
सबसे अधिक महत्व महाजनपद काल में था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महाजनपद काल। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास या समीप जाकर बैठना। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। दोस्तों जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है परिक्रमण काल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, परिक्रमण काल। जबकि दोस्तों घूर्णन काल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो इसको कहा जाता है घूर्णन काल। जबकि दोस्तों परिक्रमण काल में जो है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। इसी को कहा जाता है परिक्रमण काल। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दोस्तों भारत में मुंडा जनजाति जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। दोस्तों महान देशभक्त बिरसा मुंडा यहीं से बिलोंग करते थे। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति या समूह पहले से स्थापित किसी नियम, विचार, परंपरा को अपनाते हैं तो उन्हें रूढ़ व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूढ़िबद्ध। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? दोस्तों खालसा की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था की स्थापना की थी। दोस्तों गुरु अंगद को लाहना के नाम से भी जाना जाता है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने बढ़ाया? दोस्तों आपको बताना है कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक के द्वारा बढ़ाया गया। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा विश्व शांति का विचार बढ़ाया गया था। दोस्तों अकबर ऐसा पहला मुगल सम्राट था जो विश्व शांति में विश्वास और विचार रखता था। उसने इस दिशा में अग्रसर होकर कई सराहनीय कार्य किए। अकबर ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1882 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने हिंदुओं पर लगे तीर्थ कर यात्रा को भी समाप्त कर दिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। दोस्तों यह संबंधित है जीवन के अधिकार से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन के अधिकार से। दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए की बात करें संवैधानिक उपचार के अधिकार से, दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। जबकि दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। जबकि समानता का अधिकार जो है इसका उल्लेख किया गया है 14 से 18 अनुच्छेद तक में। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों कित्तूर यह पड़ता है कर्नाटक में। दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी चेन्नम्मा। दोस्तों रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था 1878 ईस्वी में कर्नाटक के एक गांव ककाती में। दोस्तों इन्होंने 1824 ईस्वी में कित्तूर कर्नाटक के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्थान, लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। दोस्तों इसी को तो कहा जाता है पर्यावरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। दोस्तों उन्हीं को तो कहा जाता है ग्रह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रह। दोस्तों ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले ऊष्मा रहित और प्रकाश रहित आकाशीय पिंड हैं जो तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत है जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श वायुमंडल माना जाता है समताप मंडल को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समताप मंडल। दोस्तों अगर हम ऑप्शन बी यानी कि क्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन हम सी आयन मंडल की बात करें तो दोस्तों आयन मंडल यानी कि
विद्युत आवेश के कारण पृथ्वी से प्रेषित जो भेजी जाती हैं जो रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं आयन मंडल के द्वारा। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से कौन सा अपरदन का स्थल रूप है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अपरदन का स्थल रूप है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रक शिला अपरदन का स्थल रूप है। दोस्तों इसका निर्माण वायु के अपरदन के द्वारा होता है, जबकि लोयस का निर्माण वायु के जमाव के द्वारा होता है। दोस्तों लोयस का मैदान चीन का बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। जबकि डेल्टा का निर्माण होता है नदी के द्वारा, जबकि हिमोड़ जो बनता है दोस्तों यह ग्लेशियर के द्वारा बनता है, या फिर हिम नदी इसको कहा जाता है, याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? दोस्तों दांडी यात्रा से शुरुआत माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यानी कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। लगभग 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। दोस्तों अगर होम रूल लीग आंदोलन की बात करें तो यह 1916 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। दोस्तों अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1942 में और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके विकल्प हैं ए, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 मानी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि दोस्तों वहां पर गर्म एवं ठंडी धाराओं का मिलन होता है, इसलिए वहां पर समुद्र मत्स्य प्रचुर पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। दोस्तों इसी को कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन क्षेत्र। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों, इसी को कहा जाता है औपनिवेशीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, औपनिवेशीकरण। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों इनमें से जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। जबकि ज्वारीय ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं।